विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 20 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए आज थमेगा चुनाव प्रचार। इस चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर होगा मतदान। प्रदेश में चढ़ा सियासी पारा। तीसरे चरण के चुनाव के लिए सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा और जनसंपर्क करके मांगे वोट। विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान के लिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। निमंत्रण कार्ड, दीपदान, रंगोली और रैलियां निकालकर मतदाताओं को किया जा रहा है जागरूक। और प्रदेश में रात और दिन के तापमान में हुई बढ़ोतरी। मौसम हुआ खुशगवार। आने वाले दिनों में भी मौसम खुले रहने की है संभावना। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 20 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए आज शाम प्रचार थम जाएगा। इस चरण में 16 जिलों हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिलों की 59 सीटों पर मतदान होगा। यूपी में सियासी पारा और चढ़ गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैलियां करके वोट मांगे। तो वहीं राज्य में सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी है अखिलेश यादव की सीट करहल। करहल में अमित शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी का मतलब संपत्ति एकत्र करना और परिवार के लोगों को सत्ता देना है। वहीं मुलायम सिंह यादव ने करहल में अखिलेश यादव के लिए वोट मांगे। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होना है और प्रचार के लिए सिर्फ एक दिन ही बचा है। ऐसे में प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा से लेकर विपक्षी दलों ने जनसंपर्क करने में ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। प्रधानमंत्री ने फतेहपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने गरीबों और वंचितों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ भ्रम फैलाने तक ही रह गया है। इनको समस्या ये है कि अगर देश के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी को साधन मिल गए, शक्ति मिल गई, आंख उठाकर बोलने की उसको ताकत मिल गई, तो ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले, परिवारवाद की राजनीति करने वाले, इनकी सारी राजनीति ही धरी की धरी रह जाएगी भाइयों। ये कट कमीशन का जो माफिया इन्होंने बनाया है वो आत्मनिर्भर भारत अभियान से बर्बाद हो जाएगा, इसकी चिंता है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मैनपुरी सहित फिरोजाबाद में रैलियां की। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में लखनऊ, झांसी, कानपुर, जालौन में रैली की। एक और जहां भाजपा के स्टार प्रचारकों ने केंद्र व राज्य सरकारों के कामों को जनता के सामने रखा, तो वहीं विपक्ष पर चुनावी तीर भी चलाए। अमित शाह ने सपा को परिवारवादी पार्टी करार दिया, तो बाकी दलों पर भी जातिगत राजनीति के आरोप लगाए। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ ने सपा पर माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप लगाए। फिर से सपा की सरकार आएगी तो अखिलेश बाबू कहते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे अखिलेश भाई, आप तो बिजली ही नहीं दे पाते थे, 200 यूनिट की क्या बात करते हो? आप तो बिजली ही नहीं दे पाते। मित्रों, हमने 2,60,00,000 घरों में एलईडी के बल्ब पहुंचाए हैं। सपा ने माफिया को पनपाया। भू माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, पेशेवर माफिया, जगह जगह उन्होंने कट्टा और तमंचों की फैक्ट्री लगा करके यहां के युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया।
बेटियां असुरक्षित, महिलाएं असुरक्षित, नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़, व्यापारी असुरक्षित। क्या आज भी कोई कट्टा की फैक्ट्री चला पाएगा क्या? इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने करहल सहित इटावा में जनसंपर्क किया, तो बसपा प्रमुख मायावती ने बांदा और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी में रैली की। मायावती ने दावा किया कि पिछड़े वर्ग का भला सिर्फ बसपा ही कर सकती है। वहीं मुलायम सिंह यादव ने दावा किया कि सपा सरकार ही प्रदेश के सभी वर्गों का विकास कर सकती है। किसान, नौजवान और व्यापारी, ये तीनों मिलकर देश को मजबूत करेंगे। तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, इतनी भीड़ भरी उम्मीद के साथ आई, तो आपकी जो उम्मीद है, जो आपकी इच्छा है, जो समस्या है, समस्या को समाधान के और आपकी उम्मीदों को समाजवादी पूरा करेंगे। सपा की सरकार में तो ज्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने शुक्रवार को प्रदेश में तीसरे चरण के लिए प्रचार थम जाएगा और 20 फरवरी को 59 सीटों पर 623 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का फैसला होगा। साथ ही करहल सीट पर भाजपा उम्मीदवार और अखिलेश यादव के चुनावी मुकाबले पर भी सबकी नजर रहेगी। तो वहीं बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में पुराने यमुना घाट मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने सम्मिलित होकर उनके विचारों को सुना। रैली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी सहित आम जनमानस के लोग भी उपस्थित थे। हमीरपुर की बात करते हैं, हमीरपुर में चाहे आप बिजली की समस्या ले लीजिए, उससे हम लोगों ने निजात। आज 18 से 24 घंटे बिजली अनवरत आ रही है। इसके बाद आप सड़कें ले लीजिए, गांव तक जाने वाली सड़कें, आप पहले यही 10 साल पहले वाली सड़कों की क्या हाल थी और आज आप गांव में जाकर देखिए कैसे विकास ये किया, जो किया गया है, जो हमने कहा वो किया और हमने प्रमाण के साथ जो कहा वो करने के लिए हम कटिबद्ध रहे और आगे भी हम इस पर तत्पर हैं कि आगे जो भी हमारी योजनाएं ऐसी हैं जो नहीं हम कुछ हो सकता है कि अभी हम 100% नहीं कर पाए और उसको अनवरत हम ये विकास जारी रहेगा हमारा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा में विधानसभा प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के साथ साथ चाचा शिवपाल सिंह भी मौजूद थे। अखिलेश यादव ने कहा कि इटावा की पहचान नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाई है और वही इटावा को और अधिक विकसित करने का काम करेंगे। तीसरे चरण के वोट डालने के बाद भारतीय जनता पार्टी शून्य हो जाएगी, शून्य। बताओ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया कि नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलते कि नहीं? इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनता से भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने की अपील की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज हम सबके सामने है। 2017 से पहले भय, दहशत, दंगा, कर्फ्यू उत्तर प्रदेश की पहचान थी। अब उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, शानदार कांवड़ यात्रा निकलती है। उत्तर प्रदेश में और मध्य उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी? बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। सूर्य अस्त के पहले हर व्यापारी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान को बंद करके अपने घरों को जाने के लिए मजबूर था। व्यापारी पलायन कर रहा था। सत्ता के संरक्षण में पेशेवर दंगाई और माफिया प्रदेश के अंदर फल फूल रहे थे। आज वही उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले दंगा, भय, आतंक ये उत्तर प्रदेश की पहचान थी, आज वही उत्तर प्रदेश 5 वर्ष के बाद दंगा मुक्त है, भय मुक्त है, अराजकता से मुक्त है, कर्फ्यू से मुक्त है। और भाइयों बहनों,
अब तो उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, अब शानदार कावड़ यात्रा निकलती है और अब बाजारों में बमबाजी नहीं, हर हर बम बम के नारे लगा करके कावड़ यात्री जब निकलता है तो शिव के गणों से गूंजायमान पूरा उत्तर प्रदेश एक बार फिर से नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में हम सब की पहचान को प्रदर्शित करता है। भाइयों बहनों, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां बड़े बड़े माफिया सत्ता का शागिर्द बनते थे। कोई भी सरकार रही हो, उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाता था। यहां लखनऊ में डीजीपी के आवास के 500 मीटर की दूरी पर एक माफिया ने अपनी 5 बड़ी बड़ी हवेलियां बना दी थी। मैं एक बार उधर गया, मैंने कभी नहीं बनाई, मैं सोचता था कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति ने बनाई होंगी, तो मुझे लगा कि नियमों का पालन करते हुए नहीं बनाई गई है, क्योंकि सुरक्षा के साथ मुझे लगता था कि ये कुछ खतरा हो सकता है। फिर आपने देखा होगा हमारी सरकार केवल विकास ही नहीं कराती है, हमारी सरकार ने फिर बुलडोजर का भी उपयोग करना शुरू किया। जहां तीसरे चरण के मतदान से पहले सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है, इसी क्रम में कानपुर पहुंची बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में किदवई नगर और गोविंद नगर क्षेत्र में रोड शो किया। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पहले 2 चरणों के हुए चुनाव में मतदाताओं के उत्साह को देखकर यह बात साफ है कि 5 साल के एनडीए सरकार के विकास पर मतदाताओं ने अपने विश्वास की मुहर फिर से लगाई है। पहले 2 चरण के उत्तर प्रदेश के चुनाव में मतदाताओं के उत्साह को देखकर ये बात साफ है कि 5 साल के एनडीए सरकार के विकास पर मतदाताओं ने अपने विश्वास की मोहर फिर से लगाई है और आने वाली 10 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तो विपक्षियों के होश उड़ाने वाले। वहीं कानपुर के बिठूर विधानसभा में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जनसभा में पहुंचे ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा हिजाब मुद्दे को लेकर चुनावी राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के आने पर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। कानपुर देहात में तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो निकालकर मतदाताओं से बीजेपी के प्रत्याशियों को वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बिजली, पानी, सड़कें आदि विकास कार्यों को रफ्तार दी गई है, जबकि पूर्व की सरकारों में विकास कार्यों की जगह घोटालों की झड़ी लगती थी। कुमार विश्वास जी ने जो वाक्य अरविंद केजरीवाल और अलगाववाद के बारे में बोले वो अपने आप में बहुत ही चिंताजनक है। आम आदमी पार्टी के एक नेता का ये कथन कि अरविंद केजरीवाल जी पंजाब जैसे एक सेंसिटिव स्टेट में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अलगाववाद और उन तथ्यों का, उन संस्थाओं का वो साथ लेंगे जो भारत विरोधी हैं, ऐसे उनके स्वर न सिर्फ चिंताजनक है बल्कि ये भी प्रश्न उठता है कि अब तक कुमार विश्वास के इस कथन पर अरविंद केजरीवाल जी ने चुप्पी क्यों साधी। एटा जिले की अलीगंज विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा सरकार पर दलितों, पिछड़ा वर्ग के लोगों का आरक्षण छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में केवल उनकी जाति वालों को ही नौकरी दी गई। इनकी नजर में केवल इनकी जाति वाले लोग ही हिंदू हैं। पिछली बार दलितों और पिछड़ों ने इनका साथ दिया। क्या हुआ? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण व्यवस्था दी थी, यह
उस आरक्षण व्यवस्था को ही अजगर की तरह निगल गए। ये तो भारतीय संविधान को भी बदलने की फिराक में है। सोनभद्र में भाजपा प्रत्याशी भूपेश चौबे, बसपा प्रत्याशी अविनाश शुक्ला और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमेश ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं नंगे पांव पैदल चलकर नामांकन करने पहुंचे भाजपा प्रत्याशी भूपेश चौबे लोगों के लिए आकर्षण ही नहीं, चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। भूपेश चौबे ने कहा कि नंगे पांव चलकर पर्चा दाखिला का मकसद सिर्फ पर्चा दाखिला ही नहीं, बल्कि राम मंदिर का विरोध करने वाली सपा के खिलाफ एक संकल्प भी है, जो संकल्प 10 मार्च तक जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर भला हो, इसलिए जो हमारा ये विधानसभा है काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां अनुसूचित जात, जनजाति, पिछड़े समाज के लोग, सर्व समाज के, ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, वैश्य समाज हो, सभी समाज के लोग जो बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं, उनको स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। देखिए, हमारी प्राथमिकता ये है कि जो हमारे सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के जो अधूरे कार्य अभी रह गए हैं, चाहे वो 21 अस्पताल हों, चाहे वो 100 करोड़ का सोन नदी पे जो पुल बन रहा है वो पुल हो, मिर्जापुर सोनभद्र को जोड़ने वाला पुल हो, जो धुरकरी का हरेवरा का पुल हो और जो धरमौली का पुल हो, इन पुलों को, जो बेटियों का छात्रावास है उसको चालू कराएंगे, पिछड़ा वर्ग का छात्रावास चालू कराएंगे, पुलों को बनवाएंगे। जो मानक है अस्पताल का, उसमें डॉक्टरों की, सभी कर्मचारियों की पोस्टिंग कराएंगे और जो भी काम हमारे समाजवादी पार्टी के रुके हैं उस काम को हम पूरा कराएंगे। 20 फरवरी को तीसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत अधिक से अधिक हो, इसके लिए कन्नौज जिला प्रशासन स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत कई तरह से लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर रहा है। वहीं महिला अधिकारी गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को मतदान के लिए निमंत्रण कार्ड दे रही हैं, तो कहीं गंगा घाट पर हजारों दीप जलाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उप जिलाधिकारी न्यायिक गरिमा सिंह और एसडीएम विकल्प श्री ने बताया कि जिले में इस बार 90% पार मतदाता का लक्ष्य हासिल करने के लिए कई तरह से लोगों में जागरूकता लाई गई है। तांत्रिक परंपराओं की तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अन्य किसी भी। आज हम लोगों ने 3 एक्टिविटीज प्लान करी है, क्योंकि 20 तारीख को कन्नौज में मतदान है, तो इसी क्रम में हमने वोटर अवेयरनेस के तहत आज पपेट शो, सैंड आर्ट और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम आयोजित किया है। इसका उद्देश्य बेसिकली वोटर्स में अवेयरनेस फैलाना और उनको प्रोत्साहित करना कि 20 फरवरी को बड़ी तादाद में अपने अपने बूथों पे जाके मतदान करें और अपना बहुमूल्य वोट दें। आज 8000 दीप जलाए जा रहे हैं। 400 अध्यापिकाएं हैं यहाँ पे जिन्होंने ये दीप जलाए हैं। हमारी कोशिश पूरी यही है कि इस बार प्रतिशत बढ़े और इस बार हमारा जो नारा है वो भी 90 पार का है। तो कन्नौज में इस विषय में नारे लगाए जा रहे हैं और हर गांव-गांव में जाके इनविटेशन बांटा जा रहा है जिलाधिकारी महोदय की तरफ। 20 तारीख को जनपद कन्नौज में सामान्य निर्वाचन का आयोजन हो रहा है। इसी प्रोग्राम के अंतर्गत हमने आज 3 एक्टिविटीज़ यहाँ पर प्लान कराई हैं, जिसमें कि सबसे बड़ी एक्टिविटी जो है वो है दीपोत्सव की, जिसमें 8000 से ज़्यादा हमारे दीप जलाए गए हैं यहाँ पर। इसमें 400 से ज़्यादा अध्यापक एवं अध्यापिकाएं इन्वॉल्व हैं। इन सभी ने इन दीपों के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की है कि जनपद के जितने भी मतदाता हैं वे अपने घर से निकलें, 20 तारीख को अपना वोट जो है अवश्य डालने जाएं तथा छुट्टी ना मनाएं, घर से निकलें और वोट डालने अवश्य जाएं। विधानसभा चुनाव में 100% मतदान करने के लिए अयोध्या में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया। छात्र छात्राओं ने आकर्षक रंगोली के माध्यम से लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया। जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार ने वहां छात्रों को पुरस्कृत किया और मतदान की शपथ दिलाई।
सभी विद्यालयों ने इसमें लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए और मतदान में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रेरणा देने के लिए समाज को और अपने स्वयं को भी प्रेरणा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था। और बच्चों ने काफ़ी अच्छी रंगोली बनाई और थीम बेस्ड रंगोली बनाई। उसका एक पर्पस था, उस हर एक चित्र के माध्यम से वो बताना चाह रहे थे किस तरीके से मतदान करना चाहिए, धर्म जाति और किसी भी प्रलोभन के बिना हमें मतदान करना चाहिए। तब हम स्वस्थ लोकतंत्र और जीवंत लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं। और बच्चों ने बखूबी समझा है लोकतंत्र को। और जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर दी है वो मतदान करेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे, अपने समाज को, सभी आसपास के लोगों को प्रेरित करेंगे कि मतदान का बिना प्रलोभन से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान करें और अपने लोकतंत्र को वाइब्रेंट बनाएं। हम यही अपील करेंगे सबसे कि बुजुर्ग हो, 18+ बच्चे हों, सब जाएं, सब वोट करें, सबका हक है, सब अपना मतदान करें इस चुनाव में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए होता है। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि सब जाएं, वोट करें। बलरामपुर में भी जिला प्रशासन द्वारा लोगों को मतदान में भाग लेने के लिए जागरूक किया गया। MLK PG कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवकों ने रैली निकालकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। जिले में 3 मार्च को मतदान होगा। MLK PG कॉलेज की छात्र हूँ, NSS की स्वयं सेविका हूँ और मेरा मकसद ये है कि सबसे ज़्यादा मैं अपने जिला बलरामपुर में सबसे ज़्यादा मतदान जागरूकता का अभियान इस समय चलाऊं और इससे ज़्यादा लोग प्रेरित हों। आज मेरे कॉलेज में रैली निकाला गया है और निकाला गया है ताकि अपने ज़िले में अधिक से अधिक मतदान करने की हम लोग जागरूकता फैला सकें और ये भी लोगों में विचारधारा डाल सकें ताकि वो समझे कि वोट का अपना एक मकसद है, अपना एक अधिकार है। मौसम। रात और दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ ही न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कल दिन में आसमान साफ रहा और धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरह खुला रहने की संभावना है। हालांकि सुबह शाम हवाओं के कारण सर्दी का एहसास लोगों को होता रहेगा और कहीं कहीं धुएं और धुंध के कारण दृश्यता में कमी दिखाई दी है। हाथरस में तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होगा। 3 विधानसभा सीटों पर अब तक 2 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर बसपा का कब्जा था। इस बार के विधानसभा चुनाव को देखें तो हाथरस सदर सीट से भाजपा ने अंजुला मोहर को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं इसी सीट से सपा ने बृजमोहन राही को मैदान में उतारा है। बसपा ने संजीव काका को सदर सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस ने सदर सीट से कुलदीप कुमार सिंह को अपना प्रत्याशी चुना है। सिकंदराराव विधानसभा सीट से भाजपा ने अपने वर्तमान विधायक बीरेंद्र सिंह राणा पर भरोसा जताया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इसी सीट से डॉक्टर ललित बघेल को उम्मीदवार बनाया है। बहुजन समाज पार्टी ने सिकंदराराव विधानसभा क्षेत्र से ठाकुर अवधेश कुमार सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है और कांग्रेस ने इसी सीट पर डॉक्टर छवि वार्ष्णेय को मैदान में उतारा है। भाजपा ने सादाबाद सीट से वर्तमान में सादाबाद से विधायक रामवीर उपाध्याय को टिकट दिया है। सादाबाद सीट से सपा RLD गठबंधन से प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू चौधरी को मैदान में उतारा गया है। हाल ही में बसपा में शामिल हुए डॉक्टर रविंद्र शर्मा को पार्टी ने इस विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने इस सीट से मथुरा प्रसाद कुशवाहा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। मथुरा प्रसाद पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हूं और मैं चुनाव लड़ने आई हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समर्थक नेतृत्व मेरे साथ है। अपार जनसंख्या नीचे मेरे कार्यालय के कार्यक्रम में उपस्थित है। तमाम बैठकें संगठन में चल रही हैं। ऊपर 2 बैठकें हो चुकी हैं, 2 और हो रही हैं और मैं समझती हूँ कि तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। महंगाई खत्म करेंगे, गरीबी हटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, समानता लाएंगे, प्रेम रस बरसाएंगे, राम राज्य लाने की कोशिश करेंगे। जिस निर्देश से जो हमारी सरकार की मंशा है उस हिसाब से हम काम करेंगे और उसी का परिणाम है कि हमें दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा सिकंदराऊ का प्रत्याशी बनाया है। ये उद्देश्य तो क्षेत्र की जनता के लिए काम करने का है और पूरी ताकत से क्षेत्र की जनता की सेवा में सदैव मैं तत्पर रहूंगा। एक युवा व्यक्ति हूं
युवा सोच के साथ क्षेत्र में उतरा हूं और पूरे क्षेत्र में मैंने देखा है कोई काम पूर्व में हुआ नहीं है। सड़कों में बहुत लंबे लंबे गहरे गहरे गड्ढे हैं, नल की पानी की समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। अब प्राथमिकता से इन्हीं समस्याओं को, अगर मैं विधायक बनता हूं तो इन्हीं सब समस्याओं को निराकरण करूंगा। दिल से आभार व्यक्त करूंगी। अगर वो मुझे जिताएगी मैं उसकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगी। और वहाँ की सड़कें जैसे और चिकित्सा, शिक्षा और लड़कियों के लिए आगे कदम उठाऊंगी, क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने महिला शक्ति को आगे बढ़ाया है। बुंदेलखंड के ललितपुर जनपद में आगामी 20 फरवरी को मतदान के लिए सभी प्रत्याशियों द्वारा अपनी पूरी ताकत झोंक दी गई है। तीसरे चरण के तहत ललितपुर में होने वाले मतदान में ललितपुर सदर एवं महरौनी सुरक्षित विधानसभा सीट पर मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने के लिए जहां कई स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं, तो वहीं प्रत्याशी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहारा ले रहे हैं। इन दिनों ग्रामीण इलाकों में जहां प्रत्याशी डोर टू डोर अभियान चलाकर वोटरों तक पहुंच रहे हैं, वहीं नगरीय इलाकों में जनसभा और रोड शो के आयोजन से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जा रहा है। 2 विधानसभा वाले ललितपुर जनपद में कुल 15 लाख से अधिक की आबादी निवास करती है, जिसमें से 9,36,975 मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में करने के लिए राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 2023 में यहाँ पर हम मेडिकल की परीक्षा, मेडिकल की एडमिशन भी प्रारंभ करवा देंगे। और भाइयों बहनों, फिर ललितपुर में स्वास्थ्य का एक उत्तम केंद्र तो होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ डॉक्टर बनाने का भी एक संस्थान ललितपुर वासियों को ललितपुर के अंदर प्राप्त हो जाएगा। मैं बुंदेलखंड में एक ही प्रत्याशी हूँ जनता दल यूनाइटेड का, और नीतीश जी के विचारों के अनुसार हम यहाँ विकास करेंगे महरौनी विधानसभा में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो एजेंडा है 300 यूनिट बिजली फ्री, सिंचाई फ्री और 22 लाख बेरोजगारों को नौकरी, पेंशन बहाल, तो जो भी ये माननीय एजेंडा, उसके बाद हमारी भी इसी बात को सोच है कि माननीय महरौनी में विधानसभा में एक बड़ा सा हॉस्पिटल होना चाहिए और इंटर कॉलेज होना चाहिए, शिक्षा से संबंधित डिग्री कॉलेज होना चाहिए। हम विश्वास दिलाते हैं कि इस ललितपुर की जनता हमको आशीर्वाद देगी, तो निश्चित रूप से इस ललितपुर जनपद का किसान, मजदूर, व्यापारी, किसी आदमी को, यहाँ की जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, सड़कें भी सुधरेगी, स्वास्थ्य भी सुधरेगा और सिंचाई की व्यवस्था भी होगी। किसानों के लिए भी हम लोग मदद के लिए बहुत बड़े बड़े कानून बनाएंगे। जिनका मानदेय बढ़ना चाहिए, शिक्षा मित्रों का बढ़ना चाहिए, और भी जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनका भी बढ़ना चाहिए। जिला अस्पताल में भी लोग काम कर रहे हैं और आशा आंगनवाड़ी में भी काम कर रहे हैं, और गांव-गांव में भी ऐसे कई लोग हैं जो इसमें कर रहे हैं। कोई मजदूर हैं, कई जगह ऐसे जो दिन वाले हैं, दैनिक भत्ता वाले हैं, उनको कम मिल रहा है, तो उनका मानदेय बढ़ना चाहिए। उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। खेलों को बढ़ावा देने और जेल परिसर में एक सकारात्मक वातावरण बनाने की पहल में गाजियाबाद स्थित डासना जेल में 1 महीने से चल रहे प्रीमियर लीग का समापन हो गया, जिसमें 41 भारतीय खेल जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, शतरंज, ऊंची कूद, लंबी कूद खेले गए। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जेल में बंद बंदियों को मानसिक रूप से तैयार करना और शारीरिक बौद्धिक विकास को आगे बढ़ाना था। ये 10वां प्रीमियर लीग था। ये विगत 1 माह से जेल प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था। इसमें कई प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन था। क्रिकेट, वॉलीबॉल, शॉटपट और ऊंची कूद, लंबी कूद, शतरंज, बैडमिंटन, ये कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। इसमें जो अंदर अलग अलग अहाते बैरक हैं उनके हिसाब से टीम बनाई गई थी, और वही उन्हीं बंदियों ने जो टीम थी, जो विभिन्न टीमें बनाई थी, उनके द्वारा ये इसमें सहभागिता की गई और इसको आज इसका समापन किया गया। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। कुछ देर बाद 10 बजे हम कुछ और खबरों के साथ आपके लिए फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।